इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC भारत का वो हथियार जिसे चीन का मुकाबला करने के लिए साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। लेकिन जब से इजराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत हुई है तब से भारत का ये हथियार थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, यानी कि इस पर काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। पर हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान IMEC कॉरिडोर को फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कॉरिडोर क्या है और इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम इस कॉरिडोर के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो की रूपरेखा यदि आप देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम वीडियो के दौरान चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पर बात करेंगे, खबर क्या है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं यहाँ पर निकल करके आए हैं। फिर इस यात्रा के दौरान क्या हुआ है, इस यात्रा के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे चर्चा हुई है। उसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा को लेकर के भारत और फ्रांस किस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो भी इस पूरी यात्रा के दौरान जो है डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, उसकी खास बात क्या है, उन पर भी बात करेंगे। फिर इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको देखेंगे। क्या क्या चैलेंजेस पूरे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल बहुत आसान है, वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो की रूपरेखा हुई। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है। तो खबर हमारी यही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे पहले फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और फ्रांस की यात्रा के बाद अब वो जो है अमेरिका भी चले गए हैं। तो फ्रांस की जो उनकी यात्रा थी उस दौरान उनकी मुलाकात जो है फ्रांस के प्रतिनिधियों से हुई और इस पूरी मुलाकात के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट इशू रहा वो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर की गई कि सभी पक्ष एक साथ मिलकर के, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो इस परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग को जारी रखने की घोषणा जो है वो इस यात्रा के दौरान आपको देखने को मिली है। अगर परियोजना की बात करें तो ये परियोजना बेसिकली भारत द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है। साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी जो थी वो भारत के पास थी। तो G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान इस पूरे कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर आपका भारत को यूरोप से समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन जब से इजराइल जो है वो भी इस पूरे प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इजराइल का हाइफा शहर जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन जब से इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही अटका पड़ा है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई बहुत विशेष काम जो है वो नहीं हो पाया है। इसके अलावा फ्रांस में बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्से शहर है। मार्से शहर जो है वो फ्रांस में इस पूरे प्रोजेक्ट का कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिव बिंदु उसको माना जा रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने मार्से शहर की यात्रा भी की है। मार्से की यदि बात की जाए, मार्से जो है वो आपका भूमध्य सागर में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रांस का जो कनेक्टिंग पॉइंट है IMEC प्रोजेक्ट में वो क्या है, मार्से शहर। ये आपको याद रखना है, मार्से उस शहर का नाम है। तो ये पूरी आपकी खबर हो जाती है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच में परमाणु ऊर्जा को लेकर के सहयोग करने की बात भी की गई है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से परमाणु रिएक्टर विकसित करने पर जो है अपनी सहमति जाहिर की है। दोनों पक्षों के जो अधिकारी थे उन्होंने छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के उत्पादन को लेकर के एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की यदि आप बात करें तो ये आपके छोटे आकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिनको आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। जबकि अगर आप जो बड़े वाले रिएक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनको आसानी से डेवलप किया जा सकता है। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, इनकी जो काम करने की क्षमता है, जो दक्षता है इनके रिएक्टर्स की वो काफी ज्यादा होती है और बहुत कम लागत में इनको डेवलप किया जा सकता है। इसीलिए भारत के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोनों देशों ने जो समझौता किया है उसके माध्यम से भारत और फ्रांस में जो एनर्जी मिक्स है
उसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने में और इंपॉर्टेंट भूमिका आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल परमाणु ऊर्जा को लेकर के जो डिस्कशन हुआ उसकी हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है वहां पर नए बैच जल्द ही शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो आप जानते हैं 21 फरवरी से शुरू होगा, और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है उसकी शुरुआत होने वाली है 17 फरवरी से। तो आप चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, नोएडा में आपको दोनों ही क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमने खबर देखा, परमाणु ऊर्जा पर सहयोग की बात की। अब बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट नहीं है। अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो आपको साल 2023 में ही देखने को मिली थी। हमने बात की थी साल 2023 में G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? भारत के पास थी, इंडिया के पास थी। और इसी प्रेसिडेंसी के दौरान आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो भारत की तरफ से देखने को मिले थे। जैसे भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया था, और इसके साथ साथ आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी शुरुआत आपको इसी पूरे समिट के दौरान देखने को मिली थी। तो G20 इसकी शुरुआत जो है वो 2023 में की गई थी। क्या है ये? तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर मुख्य तौर पर भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने का एक नेटवर्क स्थापित करता है, यानी कि एक नेटवर्क बनाया जाएगा। किस चीज का नेटवर्क होगा? ये आपका रेल मार्ग होने वाला है, शिप टू रेल नेटवर्क होगा, सड़क परिवहन मार्ग होगा। तो बहुत सारे आपके कनेक्टिंग पॉइंट बनाए जाएंगे जिनको आपस में जोड़ा जाएगा अलग अलग माध्यमों से। इसमें आपका रेल माध्यम शामिल है, इसमें आपका सड़क माध्यम शामिल है, इसमें आपका जो है शिप जो रूट होता है वो शामिल है। तो क्या आपको याद रखना है? इसमें आपका हवाई मार्ग शामिल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें हवाई मार्ग को शामिल नहीं किया गया है। तो ये 3 मार्ग जो है जो जिनके माध्यम से इस पूरे कॉरिडोर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अब कॉरिडोर के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका पूर्वी गलियारा यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर के तहत मुख्य तौर पर भारत के जो बंदरगाह हैं उनको अरब की खाड़ी से जोड़ा जाएगा। और दूसरा आपका कंपोनेंट है उत्तरी गलियारा यानी कि नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर में अरब की खाड़ी जो है उसको यूरोप से जोड़ा जाएगा। तो एक है आपका ईस्टर्न गलियारा, एक है आपका नॉर्दर्न गलियारा, और इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये ओवरऑल हमने इस कॉरिडोर की बात की। इसके अलावा इस कॉरिडोर में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो कॉरिडोर में आपको एक इलेक्ट्रिक केबल देखने को मिलेगी। सबसे पहले रेल लाइंस और जो आपका सी रूट है वो तो मौजूद है, सड़क मार्ग मौजूद है। इसमें इसके अलावा क्या क्या होने वाला है? तो विद्युत केबल आपको देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन पाइपलाइंस जो है वो बिछाई जाएंगी ताकि देशों को आपस में हाइड्रोजन के लिए कनेक्ट किया जा सके। फिर हाई स्पीड डेटा केबल यहाँ पर देखने को मिलेगी ताकि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है इस पूरे रूट पर उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। हस्ताक्षरकर्ताओं की बात करें, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो सबसे पहले तो इसमें भारत होगा ही, क्योंकि भारत से इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। तो पहले नंबर पर आपको भारत मिलेगा। G20 में जो भी देश हैं वो इसमें लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बड़े देश हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूएई है, इसके अलावा यूरोपीय संघ है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये कुछ देश जो हैं वो आपको इस पूरे कॉरिडोर में देखने को मिल जाएंगे। उद्देश्य की अगर आप बात करें, प्राथमिक उद्देश्य इसका यही है कि परिवहन की दक्षता को बढ़ाया जा सके, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो परिवहन की दक्षता को बढ़ाया जाएगा। लागत जो है एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की, उस लागत को कम करने की कोशिश की जाएगी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, रोजगार उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ उद्देश्य आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के देखने को मिलेंगे। अब प्रोजेक्ट की एक बार हम मैप अगर आप देख लें तो ये हमारा भारत, यहाँ पर प्यारा भारत मौजूद है। यहाँ से आप देखें तो ये भारत का एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट यहाँ पर है। यहाँ से आप सबसे पहले कनेक्ट किए जाएंगे यूएई के जाबेल अली शहर से। तो ये आपका क्या होने वाला है? ये आपका सी रूट होने वाला है। फिर जाबेल अली शहर से आप देखें तो यहाँ से आपको रेल रूट देखने को मिलेगा। जाबेल अली शहर से आपको रेल देखने को मिलेगी अल गुवैफात शहर में, जो कि यूएई का है। इसके अलावा फिर यहाँ से रेल आपकी जाएगी हराद सऊदी अरब में, फिर सऊदी अरब के रियाद में आपको देखने को मिलेगी। फिर सऊदी अरब का एक और शहर है अल हदीता। फिर यहाँ से जो आपकी रेल है वो जाएगी इजराइल के हाइफा शहर में, और हाइफा से आपका शुरू होगा एक और सी रूट, और सी रूट कनेक्ट करेगा किसको? ग्रीस के पराइस को। तो ये ग्रीस का जो पराइस शहर है यहाँ से आपका पूरा कनेक्ट किया जाएगा, और इसके बाद आप यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ओवरऑल इस पूरे गलियारे का जो मैप है वो हमने एक बार देखा।
अब हम बढ़ते हैं आगे और गलियारे का महत्व क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो सबसे पहला यही है कि चीन का जवाब, चीन का जो आपको पता है एक BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चीन का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये जो पूरा प्रयास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो हमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से देखने को मिल सकता है। फिर सभ्यताओं का एकीकरण आपको देखने को मिलेगा, एक आपकी इंडियन सिविलाइजेशन है, एक आपकी जो मिडिल ईस्ट की एक सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, अरेबियन सिविलाइजेशन है, और एक आपकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो तीनों सिविलाइजेशंस को यहां पर आपका इंटीग्रेट किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बाधा लगातार भारत के साथ बनी रहती है, उस बाधा को दूर किया जा सकता है। पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा एक रोड ब्लॉक के तौर पर रहता है जब हम यूरोप के साथ व्यापार करते हैं। अगर पाकिस्तान बीच में नहीं होता तो यूरोप के साथ हमारे लिए व्यापार करना और ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन अभी काफी मुश्किल बना हुआ है। तो पाकिस्तान की जो बाधा है उसको हम यहां पर समाप्त कर सकते हैं और सीधे पश्चिम के साथ अपना संपर्क जो है स्थापित कर सकते हैं। फिर अरब प्रायद्वीप जो है, अरब पेनिनसुला जो है, उसके साथ हमारे संबंध और गहरे हो सकते हैं। यूएई के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे, सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि सऊदी अरब और यूएई के साथ राजनीतिक लेवल पर, रणनीतिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर संबंध आपको और बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं। अफ्रीका में भारत की जो भूमिका है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है अफ्रीका के माध्यम से भी भारत को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो अफ्रीका में भारत की जो पहुंच है वो और ज्यादा मजबूत होगी और ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत की जो एक छवि बनी हुई है उस छवि को मजबूत करने में पूरा प्रोजेक्ट आपका एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा व्यापार में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यूरोप तक व्यापार का जो समय है वो उसमें 40% तक कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब हम सीधे जो है यहां से होते हुए इस पूरे मार्ग का इस्तेमाल करते हुए यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं। पहले अगर हमें यूरोप के साथ व्यापार करना होता था तो एक लंबा रास्ता जो है वो यहां से आपको या स्वेज कनाल से होते हुए आपको पूरा गुजरना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, या तो आपको पहले केप ऑफ गुड होप से होकर के गुजरना पड़ता था, वो भी बड़ा रास्ता था, या फिर आपको यहां से होते हुए जो आपका स्वेज कनाल वाला रास्ता है वहां से गुजरना पड़ता था, और वो भी एक बड़ा रास्ता, लंबा रास्ता था। लेकिन अब यहां पर आसानी से आप जो है यूरोप तक ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत खर्चा आपका बचेगा। यूरोप में हम और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे। तो स्वेज नहर की तुलना में हमें यहाँ पर ज्यादा कम समय लगने वाला है व्यापार करने के लिए। औद्योगिक विकास आपको देखने को मिलेगा, आपूर्ति जो श्रृंखला है हमारी, जो हमारा सप्लाई चेन है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। नौकरी के अवसर यहाँ पर पैदा होंगे और एनर्जी सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी, ऊर्जा सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अपना बहुत सारा तेल जो है, अपना बहुत सारा जो आपका ऊर्जा की जरूरतें हैं वो इन देशों से लेकर के आते हैं। तो यहाँ से हम आसानी से भारत तक सप्लाई कर सकते हैं और सप्लाई कॉस्ट जो है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपका कुछ हमने इंपॉर्टेंस देखी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे प्रोजेक्ट की। अब एमसी जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनकी यदि आप बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है आपका लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। आपको रेल मार्ग भी स्थापित करना है, आपको सी रूट भी स्थापित करना है, सी रूट की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, आपको जो है सड़क मार्ग भी स्थापित करना है। तो ये जो तमाम आपके कनेक्टिविटी कंपोनेंट हैं ये बहुत ज्यादा जटिल है और इनके बीच में समन्वय स्थापित करना काफी मुश्किल है, कोऑर्डिनेशन बनाना जो है काफी मुश्किल है। इसके अलावा अधूरी रेल लिंक और निर्माण जो है काफी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब शुरू किया गया था तो विचार ये था कि बहुत सारी जगह पर आपको पहले से रेल लाइंस देखने को मिल जाएंगी, तो हमें नई रेल लाइंस नहीं बिछानी पड़ेंगी बल्कि उनकी मरम्मत करके काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारी आपकी रेल लाइंस ऐसी हैं जो कि अधूरी पड़ी हुई हैं, जिनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकता है। संभावित विरोध और प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। प्रतिस्पर्धा कहां से, तो क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो व्यापार है भारत अब लैंड के माध्यम से भी करेगा, तो अब स्वेज नहर वाला जो रास्ता है वो रास्ता थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो सकता है। वहां पर जो स्वेज नहर को कंट्रोल करने वाले देश हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो अगर उनको नुकसान होता है तो वहां से आपको थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा और विरोध भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना से आपको एक संभावित विरोध यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताएं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है
वो हमारे ग्लोब के एक बड़े हिस्से को कवर करता है और इतने बड़े हिस्से पर कुछ सर्टेनली सोचना काफी मुश्किल होता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि लंबे समय तक यहाँ पर जो है स्थायित्व तो बना रहेगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है काफी ज्यादा अनस्टेबल है, काफी अस्थायी है। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर जो अनसर्टेनिटीज आती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए फिलिस्तीन और यहाँ पर आपका हमास और इसराइल का जो वॉर है वो भी एक अनिश्चितता का ही हिस्सा है। उस पूरे वॉर की वजह से पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रुक चुका है। तो ऐसे भविष्य में और भी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है कि आपको कहीं ना कहीं तो समस्या देखने को मिलती ही रहेगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अनसर्टेनिटीज आती हैं वो इस प्रोजेक्ट के सामने एक बड़ा चैलेंज जो है पैदा कर सकती हैं। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि IMEC के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अब अंत में करंट अफेयर का सवाल है आपके लिए। सवाल में आपसे पूछा गया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत मार्से शहर जो है वो किस देश का कनेक्टिंग पॉइंट है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।